नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम जीएस का सेट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था विद डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये आपको पता होगा, आर्यभट्ट इसका राइट आंसर है, यानी सेकंड इसका राइट आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, इसके द्वारा जो पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था वो था आर्यभट्ट। इसे 10 अप्रैल 1975, याद रखिए आप, इसमें 1975 को सोवियत संघ के एक रॉकेट द्वारा इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ। और जो ये आर्यभट्ट था, इस उपग्रह ने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ये पहला सैटेलाइट था जिसे हमने लॉन्च किया था। इसलिए जो भारत था, वो जो इसरो था, वो बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ इसकी, क्योंकि ये भारत की पहली उपलब्धि थी। इसके बाद अगर बात करें तो 7 जून 1979 को भारत का जो दूसरा उपग्रह था, जिसको नाम दिया गया भास्कर, जो 445 किलोग्राम का था, वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। अब देखिए, इसको 10 अप्रैल 1975 को किया था आर्यभट्ट को, और जो इसको किया है भास्कर को, ये किया है 1979 को। अब बात है इसरो की, तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापित किया गया इसे 15 अगस्त 1969 को, यानी कि 15 ईयर्स अगो। हेडक्वार्टर जो है इसका वो बेंगलोर यानी कि कर्नाटका में है। हेड की बात करें तो इसके जो हेड है वो है डॉक्टर के शिवान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E कहाँ छोड़ा गया था? तो ये जो है, ये छोड़ा गया था कोरो में, यानी कि जो 4th ऑप्शन आप देख रहे हैं उसका राइट आंसर है। इनसेट 2E की बात करें तो ये इसरो द्वारा निर्मित इनसेट 2 जो था, वो श्रृंखला में उपग्रहों में अंतिम दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और जो मौसम विज्ञानीय सेवाएं हैं, इसके बहुउद्देश्य से इसको उपग्रह को लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस जो था वो यही था, सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विस। इस मिशन की बात करें तो देखिए, इसमें जो स्पेसक्राफ्ट मास था, यानी कि वजन जो था, वो 2550 kg का था। अब बात करें लॉन्च कब किया गया, डेट क्या थी उसकी, तो 3 अप्रैल 1999 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद जो लॉन्च साइट थी वो फ्रेंच गुआना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख शास्त्रीय केंद्र, जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं, कहाँ स्थित है? आपको पता होगा, जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है वो स्थित है अहमदाबाद में, यानी कि ए जो वो फर्स्ट जो आप देख रहे हैं वो इसका राइट आंसर है। अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जिसको इसके जो फाउंडर है वो है विक्रम साराभाई। डायरेक्टर जो है इसके वो है अनिल भारद्वाज। बात करें कि कब फाउंडेड किया गया, तो 11 अक्टूबर 1947 में इसको मतलब बनाया गया था, इसको स्थापित किया गया था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो परमाणु बम का जो आविष्कार है वो ऑटो हॉर्न द्वारा किया गया, यानी कि 3rd वन जो है वो उसका राइट आंसर है। परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम का जो आविष्कार है वो तो ऑटो हॉर्न ने किया था। ये एक जर्मन के साइंटिस्ट थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, और इन्हें जो है 1944 में नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी नोबेल अवार्ड। तो आपको इनका नाम याद रखना है। अब बात है परमाणु बम की, तो थोड़ा सा बात डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, परमाणु बम है, आपको पता है ये विस्फोटक हथियार है जो परमाणु विखंडन यानी संलयन के माध्यम से परमाणु प्रतिक्रियाओं का उपयोग करता है। सबसे पहले जो परमाणु बम का हमने उपयोग किया है वो हमने 2nd वर्ल्ड वॉर के टाइम किया है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। इन हथियारों से जो है काफ़ी डेंजरस होता है, विनाशकारी होता है, कई लोगों को एक साथ मार देता है, एक ही बम में लाखों लोग मर जाते हैं, और पूरे के पूरे जो शहर होते हैं ना, उनको नष्ट करने की कैपेसिटी होती है ये परमाणु बम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोपाल गैस कांड किसके रिसाव से संबंधित है? तो भोपाल गैस कांड जो था वो मेथिल आइसोसाइनेट, यानी जो 4th वाला है वो इसका राइट आंसर है। भोपाल गैस कांड कब हुआ, तो ये आपको याद रखना है 24 दिसंबर
1984 में ये गैस का रिसाव हुआ था, जिसका नाम था गैस का मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ ये भोपाल गैस कांड। अब देखिए, भोपाल स्थित जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, उस कारखाने में ये जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। ये बहुत बड़ा 1984 का बहुत ही सदमा, मतलब बहुत ही सैड न्यूज़ थी उस टाइम की, इतने लोगों के साथ ये हादसा हुआ था। बहुत सारे लोग अन्य तरह से जो शारीरिक फिजिकल डिसेबिलिटी होती है वो उससे पीड़ित हो गए, कई लोगों को अंधेपन के शिकार हुए, काफ़ी लोगों को इससे नुकसान हुआ, क्योंकि जो मिथाइल आइसोसाइनेट होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जहरीली गैस होती है, और इसका हम जो यूज़ करते हैं वो कीटनाशक बनाने के लिए करते हैं। तो इसी गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस कांड हुआ। और ये कब हुआ? तो ये 2 दिसंबर, ये जो हुआ है वो 2 दिसंबर 1984, ये याद रखना है आपको, तब हुआ था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस जो गैस है उसका प्रभाव का कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। CO2 जो गैस होती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। यह गैस जो होती है वो जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से उत्सर्जित होती है, जिसके द्वारा किसी भी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में जो मौजूद गैसें हैं वो वातावरण के तापमान के अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं, इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस गैसों में जो होता है CO2 के साथ साथ जलवाष्प, मीथेन एक्सेट्रा जो गैसें होती हैं ये भी शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश। मैंने काफी बार बताया आपको, उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पे आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3rd वाला है। अब हम बात कर लेते हैं देखिए, अब बात जनसंख्या की है तो पहले हम जनसंख्या के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत में जो प्रथम जनगणना थी उसे मतलब जब स्टार्ट की गई तो 1872 में करी गई, जिसमें भारत की जो जनसंख्या थी वो 25 करोड़ थी। इस समय जो उस समय जब जनगणना हुई तो अंग्रेज जो वायसराय थे वो लॉर्ड मेयो थे। 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 में जब जनगणना हुई तो वो 15वीं थी। इस समय जो कुल संख्या निकली वो 121 अरब हो गई थी। अब 2001 तथा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य था वो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी था। वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 19 करोड़ 95 लाख 81,477 हुई थी। भारत में आबादी की जो जनगणना है वो प्रत्येक 10 साल पर कराई जाती है, हर 10 साल में हमारी जनगणना होती है। तो ये था जनसंख्या के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का जो उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है? तो इसका जो आप राइट आंसर देख रहे हैं वो है सेकंड, अंतर्राज्यीय विवाद। सेकंड वन जो है वो उसका राइट आंसर है। भारत का जो उच्चतम न्यायालय होता है वो अंतर्राज्यीय विवाद मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है। संविधान के अनुच्छेद जो है आर्टिकल 131 ने उच्चतम न्यायालय के संघ और राज्यों के बीच या राज्यों में आपस में न्यायाधीन विवादों का अवधारणा करने की आरंभिक और अन्य अधिकारकता जो है वो दे रखी है, प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बस ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो हम पहले चारों कथन पढ़ लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। देखिए, पहला है वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। सेकेंड है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। थर्ड वन है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। फोर्थ है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो होते हैं वो 65 ईयर्स की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। तो देखिए, इनमें जो है वो फर्स्ट वाला जो है वो कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालयों के जो मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है वो भारत के जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा की जाती है। इस नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो स्टेट के राज्यपाल होते हैं उनसे परामर्श करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उच्च न्यायालयों के जो न्यायमूर्ति होते हैं इनकी नियुक्ति करते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है वो इसका राइट आंसर है। बाकी जो ये आप 3 कथन दिए 1, 2, 3 ये बिल्कुल अपनी जगह सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश बतानी है आपको। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा, एम फातिमा जो बीबी हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीरंगम, यानी फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। बात करें इस मंदिर की, तो ये जो मंदिर है वो तमिलनाडु में जो तिरुचिरापल्ली है वहां पर श्रीरंगम में स्थित है। इस मंदिर जो रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर है, इसे रंगनाथ मंदिर भी कहा जाता है। हिंदू देवता जो विष्णु जी हैं, इनके अवतार के रूप में रंगनाथ जो मंदिर है ये समर्पित है, हिंदू लोगों का मंदिर है, आपको पता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। विश्व में जो बहुत सारे धार्मिक समूह के मंदिर हैं उनमें से इन्हें एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैंडिट क्वीन नामक जो मूवी है उसमें प्रमुख भूमिका किसने निभाई है? तो इस मूवी में जो प्रमुख भूमिका निभाई है उनका नाम है शीमा सिवास, यानी कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो उसका राइट आंसर है। देखिए इस मूवी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। 1994 में निर्मित ये मूवी थी बैंडिट क्वीन, जो फूलन देवी थी उनके जीवन पर आधारित एक भारतीय आत्मकथानक फिल्म थी। उनके जीवन की कहानी को भारत की जो बैंडिट क्वीन पुस्तक है इसमें कवर किया गया है। फूलन देवी की सच्ची कहानी नामक जो पुस्तक है वो भारतीय लेखिका जो है माला सेन उनके द्वारा लिखी गई है, वो इसकी राइटर है माला सेन। अब जो ये मूवी थी इसमें जो इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थे शेखर कपूर, जिसमें जो सीमा विश्वास थी उन्होंने किरदार निभाया है, फूलन देवी का उनकी भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा के रूप में कौन सा शहर दिया गया था? पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में जो शहर दिया गया था उसका नाम है गुड़गांव, यानी कि फोर्थ वाला जो है वो इसका राइट आंसर है। देखिए पौराणिक कथाओं के अनुसार जो पांडवों थे उन्हें हरियाणा में स्थित जो गुड़गांव को गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु द्रोणाचार्य को दान कर दिया था, इसलिए इसे गुरुग्राम के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब टाइम बीतता गया तो इसका जो नाम था वो चेंज कर दिया गया और गुड़गांव हो गया। फिर क्या हुआ, अप्रैल 2016 में जब बीजेपी के शासनकाल में जो हरियाणा गवर्नमेंट थी उसने गुड़गांव को फिर से नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर विजय केलकर इसका राइट आंसर है। हम 13वें वित्त आयोग जो कि टाइम पीरियड जिसका था 2010 से 2015 इसके जो अध्यक्ष हैं वो विजय केलकर थे। अब बात करें कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 14वें वित्त आयोग का जो टाइम पीरियड था वो 2015 to 20 और उसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर YV रेड्डी हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाए कि फर्स्ट यानी कि प्रथम वित्त आयोग जो कि 1952 से 57 टाइम पीरियड था जिसका, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे KC नियोगी। अब बात है वित्त आयोग की, तो देखिए अनुच्छेद जो है आर्टिकल 280 यानी कि 280 में वित्त आयोग के गठन का उपबंध है। यह आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात जो है वो गठित किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं और ये सभी जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत जो था उसके लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है? तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है स्टेडी स्टेट यूनिवर्स, यानी कि सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर होगा। 1948 में जो विकसित था बिग बैंग सिद्धांत, उनमें से ये जो वैकल्पिक सिद्धांत आप देख रहे हैं स्टेडी स्टेट यूनिवर्स, ये बताता है कि ब्रह्मांड जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, भले ही टाइम टू टाइम इसमें क्या हो विस्तार होता रहे। बिग बैंग सिद्धांत के विकल्प के रूप में फ्रेड हॉयली, थॉमस गोल्ड, हरमन वॉन्डी और अन्य कई वैज्ञानिकों द्वारा 1948 में जो स्थिर अवस्था का सिद्धांत, जिसे असीम ब्रह्मांड का सिद्धांत भी कहते थे, वो विकसित किया गया। अब देखिए ब्रह्मांड का बात है बिग बैंग सिद्धांत की, तो हम बिग बैंग सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मांड का जन्म जो था वो महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ। इसी को हम कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत या बिग बैंग का सिद्धांत। इस थ्योरी में हमने यही पढ़ा है। और देखिए बिग बैंग का सिद्धांत जो था वो आरंभ का इतिहास आधुनिक भौतिकी में जो जॉर्ज लैमेथ है इन्हें कहा जाता है, यानी कि जो बिग बैंग सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं वो उनका नाम है जॉर्ज लैमेथ। आपको ये नाम याद रखना है। और जो ये सिद्धांत था ना वो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिद्धांत था सापेक्षवाद का सिद्धांत, उस पर आधारित है, यानी कि बेस्ड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। कार्टोग्राफर जो होते हैं उनको बोलते हैं वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्टोग्राफर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत क्या अवशोषित करता है? तो आपको पता होगा ओजोन परत जो है वो अवशोषित करता है परावैंगनी किरणों को, ओजोन परत अवशोषित करता है, जिससे हमें रक्षा करता है। अब ओजोन परत की बात है तो ओजोन परत जो है वो हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि हम सेफ रहें। हमारी सेफ्टी के लिए ओजोन समुद्र की सतह जो है उससे लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई तथा विविध सांद्रता में पाई जाती है। 20 to 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में ओजोन गैस का एक जीना आवरण पाया जाता है, जो क्या है? ओजोन परत, जिसे हम कहते हैं। यह ओजोन जो परत होती है वो पर्यावरण की रक्षक होती है, जिसे पर्यावरण का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो सन होता है ना, उससे आने वाली जो सन की जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरण होती है, जो कि 280 जो होती है वो 280 to 320 नैनोमीटर तरंग की होती है, इसको रोकता है आने के लिए, तो हमारी रक्षा करता है। इसलिए जो ओजोन परत की वो अवशोषित करता है वो होती है परावैंगनी किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो ये आपको पता होगा शायद, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो इसका राइट आंसर है। ये पहला क्या, काफ़ी पुराना नाम जाना जाता है इसका। हेली नेशनल पार्क के रूप में भारत के जो प्रथम राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की इसकी स्थापना जो हुई थी ना वो 1936 में हुई थी। और ये जो प्राणी उद्यान है वो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। शिकारी के संरक्षणवादी बने एंग्लो इंडियन जिम कॉर्बेट के नाम से उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। वर्तमान में इस उद्यान को यानी इस पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल प्राणी उद्यान के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन इंडिया, हमें ये नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क पहला है, ये जो है वो असम में, इसका नाम आपको याद रखना है, और किस जगह है तो असम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? तो अभी बताया मैंने, उत्तराखंड में है। थर्ड देखते हैं गिर नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है। फोर्थ है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तो ये है मध्य प्रदेश में। और साथ ही साथ जो फिफ्थ वाला है कान्हा नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो ये पांचों जो नेशनल पार्क हैं ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन बी, यानी कि सेकंड इसका राइट आंसर है। विटामिन बी में नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं वो अंतर्विष्ट होते हैं, घुले होते हैं, जो विटामिन बी को उपायच करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जो विटामिन B3 होता है वो जल में विलय होता है, जिसे हम नियासिन नामक यौगिक या फिर विटामिन को धारण करने वाला नियासोमाइड नामक विटामिन अंतर्विष्ट होता है। अब बात है विटामिन की, तो जितने भी विटामिन हैं उनके केमिकल नेम्स जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम सभी के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि विटामिन B1, इसका जो केमिकल नेम है वो है थायमिन। विटामिन B2 जिसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 जिसका केमिकल नेम होता है नियासिन। विटामिन B5 जिसका केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड यानी कि अम्ल। विटामिन B6 जिसे हम बोलते हैं पायरोडिक्सिन, इसका केमिकल नेम होता है विटामिन B7 की बात करें तो बायोटिन। और विटामिन B12 की बात करें तो साइनोकोब्लामिन जो होता है वो इसका केमिकल नेम होता है। तो इन सभी के नेम याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, पॉलीसाइथेमिया। ये एक डिसीज है, बीमारी है जो कि कब उत्पन्न होती है? जब क्या होता है हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, इनके जो नंबर होता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। जब ये बढ़ जाते हैं तो हमारी बॉडी में ये जो डिसीज़ है पॉलीसाइथेमिया ये उत्पन्न हो जाती है। और जब ये उत्पन्न होती है तो इससे क्या होता है, जब नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स ये इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारे बॉडी का जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। इससे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है और जो पॉलीसाइथेमिया नामक रोग है ये उत्पन्न हो जाता है। तो ये था गाइज आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।